यूरोपा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे रोमांचक चंद्रमाओं में से एक है। यह एक खूबसूरत दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। यह यूरोपा की पहली क्लोजअप तस्वीर है जिसे 1973 में पायोनियर प्रोब द्वारा कैप्चर किया गया था। उसके बाद वॉयेजर और गैलीलियो प्रोब ने इस चंद्रमा को एक्सप्लोर किया और प्रत्येक यात्रा के साथ यूरोपा हमें आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं हुआ है। हमें अभी यूरोपा की बहुत सारी पहेलियों को सुलझाना है, लेकिन कई पहेलियां ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम यूरोपा के कुछ आकर्षक रहस्यों का पता लगाएंगे और इस दिलचस्प दुनिया के बारे में जानने के लिए लगभग पूरे चंद्रमा की बारीकी से जांच करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपा जुपिटर सिस्टम में कहां मौजूद है। यूरोपा 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में दूसरा सबसे छोटा है, हालांकि ये अभी भी पूरे सोलर सिस्टम का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है और हमारे पृथ्वी के चांद से थोड़ा ही छोटा है, जिसका डायमीटर लगभग 3000 किलोमीटर है। यूरोपा को जुपिटर की परिक्रमा करने में 3.5 दिनों का समय लगता है। दिलचस्प बात यह है कि पहले 3 गैलीलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा और गैनीमेड एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण 4-2-1 के ऑर्बिटल रेजोनेंस में लॉक्ड हैं। इसका मतलब यह है कि हर बार गैनीमेड एक बार जुपिटर की परिक्रमा करता है, यूरोपा 2 बार परिक्रमा करता है और आयो 4 बार परिक्रमा करता है। यह ऑर्बिटल रेजोनेंस और दूसरे चंद्रमाओं से कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स यूरोपा के ऑर्बिट को पूरी तरह से गोलाकार होने से रोकता है। यूरोपा का थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण जुपिटर से उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे यूरोपा परिक्रमा करता है ये बढ़ता और घटता है। ये ज्वार यानी टाइडल फोर्स पैदा करता है जो चंद्रमा की सतह को फैलाता है। ये फोर्स महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका चंद्रमा की दिखावट और उसकी सतह के नीचे क्या हो रहा है पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यूरोपा की सतह मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बनी है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये चांद इन लंबी दरारों और फ्रैक्चर्स के कारण बहुत ही उल्लेखनीय और अनोखा दिखता है। इन्हें लिनेई कहा जाता है, जिसका लैटिन में लाइन्स यानी रेखा अनुवाद होता है। ये रेखाएं अक्सर लगभग 1 से 2 किलोमीटर चौड़ी होती हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह पर हजारों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। वैज्ञानिकों को अभी ठीक से पता नहीं है कि ये रेखाएं कैसे और क्यों बनती हैं, लेकिन सबसे संभावित थ्योरी ये है कि जैसे ही क्रस्ट ज्वारीय फ्लेक्सिंग से अलग हो जाती है, नीचे से गर्म मटेरियल पृथ्वी पर समुद्र की लकीरों के समान गैप को भर देता है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई इस तस्वीर में आपको कुछ गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ये बहुत छोटे हैं, केवल 10 किलोमीटर के आर पार, और इन्हें लेंटिकुला के रूप में जाना जाता है। ये माना जाता है कि ये सतह पर गर्म कम घने मटेरियल के ऊपर उठने से बनते हैं। या तो मौजूदा क्रस्ट को ऊपर धकेलते हैं या पूरी तरह से तोड़ते हैं। क्या यहाँ इस तस्वीर में अंडरग्राउंड मटेरियल टूट गया है? हमें यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो बहुत अजीब और असामान्य इलाके हैं, जिन्हें उथल पुथल से भरे इलाके कहा जाता है। ये वास्तव में एक चिकनी सतह से घिरे खुरदुरे पैच हैं। इन धब्बों के नरम होने की उम्मीद है और कई धब्बों में यूरोपा की सतह के नीचे क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। गैलीलियो के डेटा ने यह भी संकेत दिया है कि यूरोपा की भूमध्य रेखा बर्फीले स्पाइक्स से ढकी हो सकती है, जिन्हें पेनिटेंटिस कहा जाता है। ये वर्टिकल दरारें 15 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं और भूमध्य रेखा पर सीधे ऊपर से पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से बनी होंगी। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर भी ज्यादा ऊंचाई वाले सूखे क्षेत्रों में ये पेनिटेंटिस पाए जाते हैं, हालांकि यूरोपा जितने बड़े क्षेत्र में नहीं। मोटे तौर पर सोलर सिस्टम की जितनी ही उम्र होने के बावजूद यूरोपा में मुश्किल ही कोई खास क्रेटर है। यूरोपा में 50 से भी कम विशाल क्रेटर हैं, जबकि पृथ्वी के चंद्रमा में 25 किलोमीटर से अधिक डायमीटर वाले 5000 से भी अधिक क्रेटर हैं। ये दर्शाता है कि यूरोपा की सतह लगातार बदल रही है और दोबारा बन रही है। मॉडल्स बताते हैं कि यूरोपा की सतह केवल 3 से 18 करोड़ साल पुरानी है, जो कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत युवा है। इसके अलावा यूरोपा की बर्फीली सतह पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी ज्ञात ठोस खगोलीय ऑब्जेक्ट की सबसे चिकनी सतह है। इसके बर्फीले क्रस्ट में 0.64 की लाइट रिफ्लेक्टिविटी भी है, जो सभी चंद्रमाओं में सबसे अधिक है। यूरोपा की वाइटनेस इसे हमारे चंद्रमा से
5 गुना ज्यादा चमकीला बनाती है। इसकी सतह पर जुपिटर से रेडिएशन की निरंतर और इंटेंस बमबारी होती रहती है। यूरोपा की सतह पर रेडिएशन का लेवल लगभग 5400 मिलीसीवर्ट प्रतिदिन की डोज के बराबर है। इस लेवल पर रेडिएशन का एक्सपोजर एक दिन में एक इंसान को मारने के लिए पर्याप्त है। माना जाता है कि चंद्रमा की दरारों और फ्रैक्चर में फैले लाल भूरे रंग का रंग नमक और सल्फर कंपाउंड्स के पानी की बर्फ के साथ मिक्स होने और जुपिटर की रेडिएशन द्वारा मॉडिफाइड होने के कारण होता है। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि यूरोपा अंधेरे में भी चमक सकता है। रेडिएशन से ऊर्जावान आयंस सतह में प्रवेश करते हैं जो नीचे के मॉलिक्यूल्स को सक्रिय करते हैं, जिससे वे विजिबल लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं। दुर्भाग्य से हम पृथ्वी से यूरोपा के अंधेरे से भरे हिस्से को नहीं देख सकते, क्योंकि हम हमेशा इसके और सूर्य के बीच में होते हैं। इसलिए हमें यह साबित करने से पहले यूरोपा के भविष्य के मिशन की प्रतीक्षा करनी होगी। जुपिटर से मिलने वाली रेडिएशन यूरोपा के वातावरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरोपा में एक बहुत ही कमजोर वातावरण है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी के विपरीत यूरोपा पर ऑक्सीजन रेडियोलिसिस द्वारा बनती है, या दूसरे शब्दों में पानी की बर्फ की सतह पर रेडिएशन की बमबारी प्रक्रिया H2O को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग करती है। हाइड्रोजन यूरोपा के गुरुत्वाकर्षण से बच जाती है क्योंकि ये बहुत हल्की है, जबकि बहुत अधिक भारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूरोपा पर बनी हुई है। यूरोपा के गुरुत्वाकर्षण से बचने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए बादल बनते हैं जो जुपिटर के चारों ओर यूरोपा के ऑर्बिट में जुपिटर की परिक्रमा करते हैं। 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा के दक्षिणी ध्रुव के पास से निकलने वाले जलवाष्प के ढेर की खोज की थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि पानी का ये विस्फोट इसकी सतह से 200 किलोमीटर तक ऊपर उठता है। 2018 में जब खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई डेटा एनालिसिस टेक्निक का उपयोग करके पुराने गैलीलियो डेटा को देखा, तो उन्हें यूरोपा पर पानी के विस्फोट की गतिविधि के अतिरिक्त सबूत मिले। इन विस्फोटों का अध्ययन करने वाला एक समर्पित मिशन हमें चंद्रमा पर उतरे बिना ये समझने में मदद कर सकता है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इस चंद्रमा की ठोस बर्फ की सतह के नीचे जो हो सकता है वह शायद यूरोपा के बारे में सबसे आकर्षक बात है। यहाँ एक चट्टानी मेंटल और पानी की बर्फ से बने क्रस्ट के बीच एक वैश्विक महासागर होने की संभावना है। इस अद्भुत महासागर की दुनिया के इसकी सतह के नीचे छिपे होने का पहला सुराग 1979 और 1990 के दशक के अंत में वॉयेजर और गैलीलियो प्रोब द्वारा प्रदान किया गया था। इन मिशनों के दौरान चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड में भारी परिवर्तन हुआ, जो तब तक संभव नहीं है जब तक कि सतह के नीचे कुछ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड ना हो। यूरोपा की क्रस्ट इसके नीचे एक लिक्विड फ्लूइड की उपस्थिति को भी दर्शाती है, क्योंकि यह 80 डिग्री के कोण पर घूमती है, जो कि यदि क्रस्ट और चट्टानी मेंटल मैकेनिकली जुड़े हुए हैं तो ये संभव नहीं है। इसके बजाय संभावना ये है कि ये बर्फीली क्रस्ट इस विशाल समुद्र पर तैरती है, और ऐसा माना जाता है कि ये हर 12,000 वर्षों में एक बार इस चंद्रमा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है। तथ्य ये है कि यह महासागर जुड़ा हुआ नहीं है। यह भी सतह पर इतनी सारी रेखाओं की व्याख्या करता है। ज्वारीय फ्लेक्सिंग से यूरोपा पर स्पेसिफिक पॉइंट्स पर रेखाओं का निर्माण होना चाहिए, न कि पूरे स्थान पर। हालांकि क्योंकि समय के साथ क्रस्ट की स्थिति बदल जाती है और एक पॉइंट कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहता है, तो यहाँ इतनी सारी रेखाएं क्यों हैं? यूरोपा सूर्य से 78 किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी से 5 गुना अधिक दूर है, जिससे यहाँ सूर्य का प्रकाश लगभग 25 गुना कम पहुँचता है। यूरोपा और जुपिटर सिस्टम के अन्य दूसरे चंद्रमा सूर्य से मुश्किल से कोई गर्मी प्राप्त करते हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ इतनी ठंड है कि सतह जमी हुई है। वास्तव में यूरोपा की सतह का औसत तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग -160 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -220 डिग्री सेल्सियस है, जिससे यूरोपा की बर्फीली क्रस्ट ग्रेनाइट की तरह कठोर है। हालांकि चंद्रमा पर टाइडल फोर्स का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति की परिक्रमा करता है, जिससे यूरोपा का कोर गर्म होता है। इसलिए कोर से जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण यूरोपा की सतह से ठीक नीचे की परत तरल अवस्था में होगी। माना जाता है कि यह महासागर केवल 15 से 20 किलोमीटर ठोस जमी हुई क्रस्ट के नीचे है और अपने आप में लगभग 60 से 150 किलोमीटर गहरा है। दिलचस्प बात यह है कि
यूरोपा पृथ्वी के डायमीटर का केवल 1/4 है। हालांकि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से 2 गुना पानी हो सकता है। यूरोपा के महासागर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूरोपा के सिलिकेट चट्टानी मेंटल के संपर्क में है। ये यूरोपा के वातावरण को जीवन के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाता है, जैसा कि हम अस्तित्व के लिए जानते हैं। हम मानते हैं कि जीवन को पनपने के लिए पानी, खनिज और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और लगता है कि यूरोपा में ये सभी आवश्यकताएं हैं। अब तक हमने जो सबूत देखे हैं उससे वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि ये महासागर न केवल मौजूद है, बल्कि यहाँ रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं और पर्याप्त ज्वारीय ऊर्जा कोर को गर्म कर रही है। साथ ही इस महासागर के तल पर भूतापीय गतिविधि भी मौजूद हो सकती है। जैसा कि हमने पृथ्वी पर देखा है, सूर्य के प्रकाश से बहुत दूर ऐसे स्थानों पर संपूर्ण इकोसिस्टम मौजूद हो सकता है। तो अभी के लिए यूरोपा उन सबसे संभावित स्थानों में से एक है जहां हम पृथ्वी के बाहर जीवन पा सकते हैं। अब नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान 2022 में लॉन्च होने वाला है और दशक के अंत तक चंद्रमा तक पहुंचने की संभावना है। ये यूरोपा के करीब से लगभग 42 से ज्यादा बार उड़ान भरने के लिए निर्धारित है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर पर भी काम कर रही है, जो जुपिटर और उसके 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा को एक्सप्लोर करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये अंतरिक्ष यान भी 2022 में लॉन्च होने वाला है और इस दशक के अंत तक इसके चांद पर पहुंचने की संभावना है। इन प्रोब्स को विशेष रूप से यूरोपा के पानी के विस्फोट और वातावरण की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। नासा यूरोपा लैंडर मिशन की भी योजना बना रहा है, लेकिन ये मिशन यूरोपा क्लिपर मिशन के बाद लॉन्च होगा। ये मिशन हमें यूरोपा के बारे में और ज्यादा जानने में मदद करेगा और उम्मीद है कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की पुष्टि करेगा, जैसे क्या ये जीवन को बनाए रख सकता है। कम से कम ये मिशंस हमें हमारे सोलर सिस्टम का एक नया दृष्टिकोण देंगे और हमें ये समझने में भी मदद करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हमने अब तक लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किया है जो वैज्ञानिक यूरोपा की आकर्षक दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। आप यूरोपा के बारे में क्या विचार रखते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।